नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल मंच से गायब लग रहे हैं। जिस असली ग्लोबल मंच पर उन्हें दिखना चाहिए, दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं पर बोलना चाहिए, उससे दूर वे एक दूसरे प्रकार के ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेते हुए नजर आए। वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस पर चुप हैं, मगर असम के इस कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय जरूर ट्वीट कर रहा है। भारत की जनता को पूछना चाहिए कि यह सब तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब तब विदेश यात्राओं पर निकल जाने वाले, अरबों रुपए खर्च करने वाले, संसद सत्र के दौरान विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की घटनाओं पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बंगाल में ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, सियासी भाषण दे रहे हैं, राज्य सरकार पर घुसपैठ बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की सरकार की है। प्रमाण तक देने की चिंता नहीं करते कि ममता सरकार का कौन सा अफसर बांग्लादेश से नागरिकों को लाकर यहां बसा रहा है। सीमा पर किसकी सेना, किसका बल, किसकी एजेंसी तैनात है, वह सब क्या कर रहे हैं। बंगाल और असम में सीमा की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स असल में है उस पर नहीं बोल रहे। खुद ग्लोबल मंच से गायब हैं और दुनिया में असम की पहचान बनाने के इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने। ट्रंप के आने तक भारत के अखबारों में, हिंदी चैनलों में, दुनिया भर में एक ही नेता दिखाई दे रहा था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जब से ट्रंप ने बोलना और एक्शन लेना शुरू किया है, प्रधानमंत्री का ग्लोबल मंच पर दिखना दुर्लभ हो गया है। क्या भारत ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट से अपना दावा छोड़ देगा? चुनावों के समय उन्होंने कहा था ईरान में चल रहा चाबहार प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज जब इसके भविष्य पर सवाल है तो प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान तक नहीं। तो इतने बड़े बड़े ग्लोबल मसले पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जिस चाबहार प्रोजेक्ट को वे अपना बड़ा काम बताते थे, उसे लेकर तो बोलना चाहिए। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की इस पर क्या राय है? पिछले हफ्ते खबरें चलने लगीं कि अमेरिका के दबाव में भारत चाबहार पोर्ट से निकलने जा रहा है। पहले तो सरकारी सूत्रों के जरिए सफाई देने की कोशिश हुई कि ऐसी बात नहीं, भारत और ईरान कई संवेदनशील मामलों पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने भारत को 6 महीने का समय दिया था। कहा कि इस दौरान चाबहार के संबंध में भारत पर ईरान के साथ व्यापार करने पर टैरिफ नहीं लगेगा। 18 जनवरी को इकोनॉमिक टाइम्स के पी मनोज ने रिपोर्ट किया कि भारत को यह छूट इसलिए दी गई क्योंकि यह वादा किया गया कि 6 महीने में भारत चाबहार से बाहर हो जाएगा। जब इन खबरों को लेकर विदेश मामलों के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अमेरिका द्वारा मिली छूट बिना शर्त की थी। यह छूट अप्रैल के अंत तक जारी रहेगी, जिस दौरान अमेरिका से बातचीत होती रहेगी। आखिर भारत ने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि भारत चाबहार प्रोजेक्ट से नहीं निकलेगा, उसके अपने हित जुड़े हैं? क्या अब भारत अपने हितों का फैसला 6 महीने अमेरिका से पूछकर करेगा? दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय के लिए करार हुआ था। तब कहा गया था कि चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब है। तो अब क्या कुछ भी कहने के लिए नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहे हैं कि भारत तीसरे देश के दबाव में निर्णय नहीं करता है।
अपने हितों के अनुसार फैसला करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री भारत के हित और निर्णयों की जानकारी खुद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 2019 में अमेरिका के दबाव में ईरान और वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया गया। 2025 में अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना कम कर दिया गया। अब भारत की कंपनियां फिर से वेनेजुएला की तरफ दौड़ लगाने वाली हैं। हर दूसरे देश में ऐसी घटना पर वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं, ट्रंप की निंदा भी कर रहे हैं, मगर भारत में यह काम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जिम्मे छोड़ दिया गया है। क्या यह अच्छे नेतृत्व का उदाहरण हो सकता है, मजबूत टाइप के नेतृत्व का? अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर यह कह रहे हैं कि भारत को तेल के मामले में चुनकर टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है, तो यह कौन कर रहा है? नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे? और भारत के प्रधानमंत्री मोदी आगे आकर क्यों नहीं बोल सकते कि ट्रंप भारत को बेवजह टारगेट कर रहे हैं और बड़ी गलती कर रहे हैं? In recent past, both in New York last September and in Paris this January, I have candidly shared our views on the Ukraine conflict and its implications. While doing so, I have also repeatedly underlined that the selective targeting of India is both unfair and unjustified. I do so again today. Because the selective targeting is not limited to tariffs. I think there have been other forms of selective targeting, but we will discuss. पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। पोलैंड के लिए खुशी की बात क्यों है? लेकिन जयशंकर कह रहे हैं भारत को टैरिफ के अलावा और तरीकों से भी टारगेट किया जा रहा है। उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम किया क्योंकि अमेरिका टारगेट कर रहा है, दबाव बना रहा है? भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी तय करते हैं या ट्रंप तय करते हैं? भारत एक ग्लोबल पावर को कब तक इस तरह खुश करता नजर आएगा और वह भारत के साथ मनमाना व्यवहार करता चला जाए? द हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है कि ईरान पर भारत की प्रतिक्रिया असमंजस में डालने वाली है। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रंप ईरान पर हमले का बयान देते हैं, ईरान के साथ कारोबार करने पर टैरिफ लगा देते हैं और भारत चुप रह जाता है। अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान के साथ कारोबार कम किया जाएगा। ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो रही है कि वहां पढ़ने वाले छात्र लौट आएं। द हिंदू के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में 1 साल से ठहराव आया हुआ है। अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ सुधार हो सकता है। अमेरिका के राजदूत ने जो भारत में आए हैं, भविष्य में संबंधों को लेकर उम्मीद जताई है। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि इस समय बयान देकर रिश्तों में फिर से गड़बड़ी आ सकती है। तो अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा है, सीधे निंदा करता है, टैरिफ लगाता है, फिर दिल्ली आकर उम्मीद की लौ जगा देता है और भारत खुश हो जाता है। सच तो यह है कि अमेरिका की धमकियों और टैरिफ का असर आम भारतीयों पर भी पड़ रहा है। इस साल भारत ब्रिक्स का आयोजन करने वाला है। ऐसे में अमेरिका के दबाव में आने से सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा, उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी, हिंदू ने लिखा है। अमेरिका के सामने भारत की कमजोरी दुनिया देख रही है। यह तभी दूर होगी जब प्रधानमंत्री मोदी बोलना शुरू करेंगे या इन बातों को लेकर ग्लोबल मंच पर सक्रिय नजर आएंगे, मगर वे चुप नजर आते हैं। Now we play a short video on India's BRICS chairship 2026. अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में ब्रिक्स का लोगो जारी करते हैं और जारी करने के 2-3 दिन के भीतर यह खबर आती है कि 10 जनवरी को ब्रिक्स देशों का एक साझा अभ्यास हुआ। भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। 9 सैनिक शक्तियों का साझा अभ्यास था, उसमें भारत क्यों नहीं शामिल हुआ? इस ड्रिल का नाम था विल फॉर पीस 2026। शांति के लिए होने वाली ड्रिल से भारत क्यों अलग हुआ? इसमें रूस, चीन, ईरान, ब्राजील, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात की 9 सेनाएं थी। 10 सदस्य देशों में भारत को छोड़कर 9 शामिल हुए। क्या भारत रूस और चीन के साथ दिखने का साहस नहीं कर पाया? यूएई पर भी अमेरिका का दबाव काम करता होगा। उनके देश में अमेरिका का सैनिक अड्डा भी है, वो नौसेना अभ्यास में शामिल होता है। इथियोपिया नौसैनिक अभ्यास में शामिल होता है। केवल एक देश भारत नहीं होता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अजीब सी सफाई दी गई कि यह ड्रिल व्यवस्थागत ड्रिल नहीं है। यह दक्षिण अफ्रीका के आह्वान पर की गई थी, जिसमें कुछ सदस्यों ने भाग लिया। जबकि सच यह है कि भारत के अलावा
ब्रिक्स के हर देश ने इसमें हिस्सा लिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने पहले भी ऐसी ड्रिल में भाग नहीं लिया है। हालांकि ब्रिक्स की अन्य ड्रिल में भारत पहले शामिल हुआ है, जब अक्टूबर 2024 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की सेनाओं की एक्सरसाइज हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रालय को उलझन में डाल दिया है। विदेश मंत्रालय को समझ नहीं आता होगा कि उन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखकर बयान देना है या बंगाल या असम चुनाव को लेकर बोलना है। विदेश नीति की असफलताओं को छिपाने के लिए अजीब अजीब तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। समर्थकों द्वारा भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनकर अंदाजा होता है कि उनका पेशेवर अनुभव तो कुछ और कहना चाहता है, मगर बोलना कुछ और पड़ रहा है। वरना यह बयान क्यों दिया गया कि जनवरी 2026 में ब्रिक्स देशों के नौसैनिक अभ्यास में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि यह ड्रिल व्यवस्थागत नहीं थी, जबकि अक्टूबर 2024 में भारत ब्रिक्स की सेनाओं के साथ साझा अभ्यास में शामिल हुआ। ड्रिल व्यवस्थागत थी नहीं थी, फिर भी चीन और रूस क्यों शामिल हुए? कब तक ट्रंप के फैसलों पर भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रखेंगे? क्या कभी भी ट्रंप के किसी बयान का, किसी नीति का उनका नाम लेकर विरोध कर पाएंगे? जिस तरह से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के दब्बू एंड पिछलग्गू माने जाने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चांसलर दे रहे हैं, मजबूत नेता की ब्रांडिंग बनाने वाले कहां खो गए हैं? ग्लोबल मामले की समझ रखते हैं, इस नाम पर कितनी छवि बनाई गई, तो क्या उनकी समझ का लाभ इस वक्त देश और दुनिया को मिलेगा? क्यों नहीं मिल रहा? जब बोलेंगे तभी तो मिलेगा। इस समय लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति का सारा भार प्रवक्ता के कंधे पर डाल दिया है, विदेश मंत्रालय के। हमारा सवाल है, भारत की विदेश नीतियों के प्रवक्ता बने प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की क्या हैसियत है, सब जानते हैं। फिर भी इस बंदे ने बयान दिया कि ग्रीनलैंड पर ब्रिटेन की स्थिति एकदम साफ है, यह डेनमार्क का हिस्सा है, आर्कटिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेटो की है। अगर इसके लिए टैरिफ लगा रहे हैं तो गलत है। कम से कम गलत तो बोला बंदे ने। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर ठीक नहीं किया। यूरोपीय देश इसका सामूहिक रूप से जवाब देंगे। यही नहीं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और डेनमार्क की सेनाओं ने साझा सैनिक अभ्यास भी किए। क्या यूरोप की इन चिंताओं से भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं? फिर क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं? यूरोप के देश के प्रधानमंत्री ट्रंप की आलोचना का काम अपने प्रवक्ताओं पर नहीं छोड़ रखते हैं, खुद कर रहे हैं। क्या ग्रीनलैंड की संप्रभुता भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती? यह दलील बहुत दूर तक नहीं जाती कि भारत केवल तभी बोलता है जब उसके हित प्रभावित होते हैं। यह जियोपॉलिटिक्स का दौर है, इसमें चुपचाप सभी देशों के साथ अपने हित साधे रखने चाहिए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हर दूसरी घटना के साथ भारत की विदेश नीति की कमजोरी दिखती है। ईरान पर भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वेनेजुएला पर नहीं, ग्रीनलैंड पर भी नहीं, असम, बंगाल पर बोलते हैं। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तब भी नहीं बोलते। पिछले साल अगस्त में उन्होंने एक बयान दिया, वह भी इशारों में। ट्रंप और टैरिफ का जिक्र तक नहीं किया। यह हाल है ग्लोबल मामलों की समझ रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी का। ग्लोबल इवेंट के समय पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। खुद को बहस में ले आए कि व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार हूं। उनका अपना क्या था? मामला तो भारत के हित से जुड़ा है। उन्होंने कौन सी कीमत चुकाई और कौन सी कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं, जिसके लिए चुप हैं? अगर कीमत चुकाने की चिंता नहीं, तब भी प्रधानमंत्री इतनी घटनाओं पर बोल क्यों नहीं रहे? जब इस हद तक तैयार हैं, तो क्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रंप की नीतियों को लेकर नहीं बोलना था? भारत की कंपनियां 5 महीने से ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रही हैं।
16 जनवरी को एक खबर दबे पांव आती है कि भारत ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जवाब दिया है। अक्टूबर महीने में अमेरिका से कुछ दालों के आयात पर 30% का टैरिफ लगाया। अक्टूबर के फैसले को जनवरी में बताया जा रहा है। इस फैसले से अमेरिका पर खास असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ दालों का इतना कारोबार करता भी नहीं। भारत ने केवल अमेरिका पर नहीं, उन सभी देशों पर लगाया जिनसे दाल का आयात होता है। तो क्या इसे ट्रंप के टैरिफ का जवाब कहा जा सकता है? अमेरिका के 2 सीनेटर ने भारत के इस फैसले के खिलाफ ट्रंप को पत्र लिख दिया। तब जाकर 3 महीने बाद खबर छपती है कि भारत ने अमेरिका को चुपचाप जवाब दिया है। अमेरिका में ट्रंप की हेमिस्फीयरिक साम्राज्यवाद की आलोचना हो रही, बहस हो रही है। प्रोफेसर आकर टीवी चैनलों पर अमेरिका के खिलाफ ही बोल रहे हैं। क्या इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नहीं कहना? और वे चाहते हैं भारत में मैकॉले की औपनिवेशिक सोच पर चर्चा हो, उसका विरोध हो, उससे मुक्ति मिले। जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सोच की बुनियाद डाली, उसके नाम पर साम्राज्यवाद से लड़ने का ढोंग हो रहा है। सोच में भारतीयता लाने का ऐलान किया जा रहा है और अमेरिका के हेमिस्फीयरिक साम्राज्यवाद पर प्रधानमंत्री मोदी को 2 शब्द बोलना नहीं आ रहा। मैकॉले तो भारत में केवल 1834 से 38 के बीच रहा। 2014 से लेकर अभी तक और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। सारी शक्तियां होने के बाद भी आज तक एक ढंग की यूनिवर्सिटी की पहचान इस नए भारत में कायम नहीं हुई। जो भी यूनिवर्सिटी हैं 3rd क्लास की तरफ जा रही, उस भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी के मामले में 3rd डिवीजन से भी पास नहीं होने वाली मोदी सरकार से सवाल पूछने के बजाय मैकॉले के काल्पनिक भूत से लड़ने में व्यस्त हो जाएं। और यहां आपके सामने, सबके सामने ट्रंप जिस साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी की जुबान ही ना खुले। ट्रेन का उद्घाटन करते रहें, कल्चरल प्रोग्राम में शामिल होते रहें, ताकि लगे कि प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति का कितना ख्याल रख रहे हैं। यह भारत की कौन सी विदेश नीति है जो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ही सीना फुलाती है? प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को शोभा यात्रा में बदल दिया है, जिसमें आपको रंगीन झांकियां तो दिखेंगी, लेकिन वक्त पड़ने पर एक भी काम का बयान नहीं दिखेगा जिससे लगे कि भारत वाकई सुपर पावर या विश्व गुरु बनना चाहता है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की तो ग्रीनलैंड की जनता ने विरोध किया। डेनमार्क में प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर आए और अमेरिका के साम्राज्यवाद का विरोध किया। यूरोप के देशों पर 10% टैरिफ लगा तो सारे देश के प्रमुखों ने बयान दिया। भारत की जनता को क्या बुरा नहीं लगा कि ट्रंप ने भारत पर इस तरह से मनमाने तरीके से टैरिफ लगाया? पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकवाने को लेकर बार बार क्रेडिट लिया, प्रधानमंत्री मोदी को शर्मसार किया, टारगेट किया। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राहुल गांधी के चैलेंज के बाद भी चुप हो गए, ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल पाए। ना बीजेपी ने ट्रंप के इन बयानों के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, ना आरएसएस ने, ना भारत की जनता ने ट्रंप के बयानों के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया। मगर ग्रीनलैंड और डेनमार्क की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, भारत में चुप्पी है। इसे रूपक में समझिए। ऐसा लगता है कि ट्रंप का अमेरिका अमेज़न बना हुआ है और भारत की विदेश नीति उसका वेंडर। आखिर भारत की विदेश नीति की क्या स्वायत्तता है? यही कि हम कुछ सही गलत नहीं बोलेंगे, चुपचाप अपना कारोबार करेंगे, जहां तक होता रहेगा करते रहेंगे, संबंध निभाएंगे। तो इसमें नया क्या है? यह बात तो सभी देशों पर लागू होती है, हर देश ऐसा करता है। इस पूरी कहानी से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, वीजा की मुश्किलें आ रही हैं, निर्यात से जुड़े उद्योगों की हालत की कहानी गायब कर दी गई है। तमाम सेक्टरों में टैरिफ के कारण जो भी बर्बादी हुई होगी उसकी तस्वीर आपको नहीं दिखाई जाती। गारमेंट सेक्टर का क्या हाल है? वियतनाम से पिछड़ने की बात तब हो रही थी, क्या इन दिनों भारत आगे निकल रहा है? ट्रंप ने तो घुसपैठिया भेजने के लिए मैक्सिको का नाम बार बार लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश का नाम नहीं लेते, बांग्लादेश की सरकार से बात नहीं करते, अपने ही देश की राज्य सरकार का नाम लेते हैं। खुद नहीं बताते कि उनके 12 साल से प्रधानमंत्री रहते हुए घुसपैठिया कैसे आ गए, लेकिन ममता सरकार पर आरोप लगाते हैं। ट्रंप ने जैसा किया वैसा भी नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां पहनाकर, पांव में बेड़ियां डालकर अपनी सेना के विमान से भारत की जमीन पर उतार दिया। भारत ताकता रहा। क्या भारत को इसमें अपमान नजर नहीं आया? बीजेपी और आरएसएस क्यों चुप रहे?
भारत ने बांग्लादेशी के नाम पर क्या किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की तरह भारत की सेना के विमान में बिठाकर बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को ढाका भेजने की हिम्मत कर पाए? एक बात है, ट्रंप ने जिन भारतीयों को अवैध रूप से रहने के आरोप में भारत भेजा, भारत ने एक मामले में भी नहीं कहा ट्रंप ने अमेरिका में वैध रूप से रहने वाले भारतीयों को भी अवैध बताकर भेज दिया है। भारत सरकार एक भी ऐसा मामला सामने नहीं ला सकी। मगर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए को निकालने के नाम पर भारत ने क्या किया? अपने ही देश के नागरिकों को, वैध नागरिकों को घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश की सीमा में ठेल दिया। ऐसी तमाम खबरें छप चुकी हैं। ट्रंप के सामने भारत की कौन सी नीति सफल दिख रही है? ट्रंप ही टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप ही भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। क्या भारत को यह प्रस्ताव ठुकरा नहीं देना चाहिए? बोर्ड ऑफ पीस क्या है? जिस भारत पर ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, वह देश कैसे ट्रंप की बनाई एक कमेटी में शामिल हो सकता है? किस इंटरनेशनल चार्टर के तहत ऐसा किया जा सकता है? यूएन का क्या होगा? भारत हां तो जल्दी कर देता है, ना कहने में जान क्यों निकल जाती है। 60 देशों को ट्रंप ने न्योता दिया है बोर्ड ऑफ पीस में, पाकिस्तान भी है, तो इसमें भारत के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं। अगर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में स्थायी सदस्यता लेनी होगी तो $1 अरब देने होंगे, नहीं तो अस्थायी सदस्यता मिलेगी। बताइए, यही अपमानजनक है। अस्थायी सदस्य बनेंगे तो दूर से दिखेगा इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसलिए अस्थायी सदस्यों की कुर्सी पर बैठे। देश और उसके रुतबे के हिसाब से यह सदस्यता नहीं दी जा रही। यूएई को भी न्योता मिला है, उसने तो बोर्ड ऑफ पीस का स्वागत भी कर दिया। फिर भारत क्यों नहीं कुछ बोल रहा? उधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा समझौता होने जा रहा है। भारत क्या इसे रोक पाएगा? इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। ट्रंप ने पाकिस्तान को मुख्य धारा में ला दिया है। पाकिस्तान पर लगा आतंकवाद का धब्बा धूमिल होता जा रहा है। इस पर भी आपको प्रधानमंत्री मोदी की राय नजर नहीं मिलेगी। ग्रीनलैंड अगर भारत से दूर है तो पाकिस्तान ग्रीनलैंड के बगल में नहीं है, उसकी सीमा भारत से ही लगती है। क्या यह कहकर भारत किनारा कर सकता है कि ट्रंप फालतू हैं, उनकी बातों का नोटिस ही क्या लेना? ट्रंप का विरोध भारत खुद नहीं करता, ना दूसरे देश से होने वाले विरोध के साथ खड़ा होता है। तब फिर यह क्यों नहीं कहा जाए कि भारत की विदेश नीति का ग्लोबल प्रदर्शन इन दिनों बंद है? लोकल प्रदर्शन चल रहा है असम और बंगाल में। किसी को बताना चाहिए कि विदेश यात्राओं में पिछले 12 साल के सघन निवेश के बाद तेजी से बदलते ग्लोबल घटनाक्रमों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी एब्सेंट क्यों हैं? उनका अटेंडेंस इतना खराब क्यों है? और भारत से विदेशी निवेशक अपना पैसा क्यों निकाले जा रहे हैं? पिछले साल 1 लाख करोड़ तक निकाल लिया। इस साल के पहले ही महीने में, अभी आधा महीना भी खत्म नहीं हुआ, 22,000 करोड़ से अधिक की रकम निकाल चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।